जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग इस समय जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है जलवायु। भारत में जो मानसून है, भारत की जलवायु है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। भारत की जलवायु में हम लोग कई सारे वीडियो देख चुके हैं। भारत की जलवायु में जैसे हम लोग ये देखे हैं कि भारत की जलवायु है क्या, तो उसके बारे में बताया गया कि उष्ण मानसूनी जलवायु है। फिर भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में बात की। इसके बाद हम लोग ये देखे कि मानसून क्या है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं मानसून है। भारतीय मानसून क्या होता है या मानसून क्या होता है, पहले इसके बारे में देखें। फिर भारतीय मानसून को बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। उसमें पूर्वी जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीनो, वाकर सेल, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद हम देखें इंडियन ओशियन डाइपोल भी देखें और मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये सब हम लोग देखें, ठीक है। जो इससे पहले वाला वीडियो था वो मुख्य रूप से था मेडन जूलियन ऑसिलेशन। मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो आप लोग को पहले क्या करना है, पहले उसको देखना ही है। अब भारतीय मानसून देख रहे हैं, आज हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय मानसून में जो भारत में वर्षा होती है। अभी तो हम ये देखें कि जो मानसून आया उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अब ये देखेंगे कि जो मानसून आया है उससे वर्षा भी तो होगी या वर्षा नहीं भी होगी, वर्षा होगी भी नहीं होगी, ये दोनों हैं, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में दोनों में मानसून देखिए, मानसून कुछ है नहीं। मानसून तो हवा ऋतुओं के साथ उसका विपरीत परिवर्तन होती है, ठीक है, हवा की दिशा में। मानसून का और कुछ नहीं है। हवा की जो दिशा होती है वो ऋतुओं के साथ यदि बदल रही है, उसके विपरीत बदल रही है ऋतुओं के साथ, तो उसे ही मानसून कहते हैं। अब पवन में नमी होगी तो वर्षा करेगी, पवन में नमी नहीं होगी तो वर्षा कहाँ से लाएगी, मतलब वर्षा कर ही नहीं पाएगी। कोई भी पवन अगर वर्षा कर रही है इसका मतलब उसमें नमी है, नमी होती है, ऊपर जाती है और वर्षा कर देती है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 100%। जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तब पवन क्या हो जाती है, जब जब बूंद होती है वो नीचे आ जाती है, वर्षा के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। अभी आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग वायु देखेंगे ना। वायुदाब पेटियों में पवन आएगा, पवन को हम देखेंगे, ठीक। तो इससे पहले आप लोग को उसको देखना ही है, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आज हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जो वर्षा होती है, आप लोग सुने ही होंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा हो रही है, कि मानसून आ गया। कभी कभी ये होता मानसून का विस्फोट हो गया, ठीक है, विस्फोट या प्रस्फोट भी कह सकते हैं। मानसून आया, कहीं वर्षा होती है, आप ही कहेंगे मानसून कमजोर है, ठीक है। कमजोर का मतलब बारिश नहीं हुई, ठीक। या कभी बारिश हो जाती, कहेंगे आपकी मानसून बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो ये कैसे है, उसके बारे में हम लोग आज वर्षा के बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो इससे पहले आपको क्या करना है, उसको देखना है और कैसा लगा है बता दीजिएगा। मतलब अच्छा है, मतलब फीडबैक ही देना है। ठीक लगे तो ठीक, अगर नहीं ठीक लग रहा तो उसको भी फीडबैक दोनों दे दीजिएगा, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है ना। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे क्या, मानसून में वर्षा है। तो आप लोग उसको देखिएगा कि क्यों देखना है, ये समझ, ऐसा नहीं कि ये समझ में नहीं आएगा। अभी जो बताया जाएगा वो तो समझ में आएगा ही। दिक्कत ये है कि अब ये मानसून है, कभी आप इसको समझने के लिए एकदम अच्छे तरीके से कि हाँ वर्षा ज़्यादा कब होगी, ठीक है, जब ज़्यादा नहीं होगी तो वो स्थिति जानने के लिए उसको देखना ठीक ठाक है, ठीक है। क्योंकि एल नीनो प्रभावित कर देता है, तो वो तो यहाँ वाली स्थिति नहीं है ना, वो कहीं और की स्थिति है, लेकिन प्रभावित यहाँ भी करता है, तो उसको देख लीजिएगा। मतलब वो ठीक है, क्योंकि मानसून अगर पढ़ रहे हैं तो उसको देख ही लीजिएगा, ठीक है, ठीक। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो वर्षा है, हम लोग देखते हैं भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। मतलब 2 ऋतुओं का मतलब हर जगह 2 ऋतुओं में नहीं होती, लेकिन 2 ऋतु में होना ही चाहिए। एक तो 6-6 महीने की हम गर्मी और ठंडी मान लेते हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु 6-6 महीने की अगर हम मान लें। जो बरसात की ऋतु है तो हम गर्मी के क्षेत्र में ही मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ऋतुओं की बात करें तो हम 2 ही भाग में डिवाइड, मतलब ऐसे तो 6 ऋतु हैं, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से 3 ऋतु हैं, लेकिन हम मानसून को यदि समाहित कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु में देख ले रहे हैं, ठीक है। कि वर्षा ऋतु आती है तो हम मानसून को ग्रीष्म ऋतु में ही समाहित करेंगे। तो 2 रूप से मुख्य रूप से मान लें, ठीक। तो हम अगर एक माने कि ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और दूसरा क्या है, शीत ऋतु, ठीक है, मतलब ठंडी की ऋतु। शीत ऋतु बोले या ठंडी, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु 2 ऋतु हैं।
अब 2 ऋतुओं में वर्षा होती है, हर जगह नहीं होती, मतलब पूरे भारत में दोनों ऋतुओं में वर्षा नहीं होती, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। भारत की लगभग 90% जो वर्षा होती है वो इसी से होती है, ठीक। और जो थोड़ा बहुत वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में भी कुछ जगह पर होती है, हर जगह पर नहीं होती। जैसे शीत ऋतु में वर्षा अगर आप देखेंगे तो एक वर्षा तो ये ऊपर जम्मू कश्मीर वाले भाग में हो जाएगा, ठीक है, ये लद्दाख वाले जम्मू कश्मीर वाले भाग में, फिर नीचे ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में तो नहीं, इधर हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, और धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक वर्षा होती है, दिल्ली तक भी कभी कभी वर्षा हो जाती है, ठीक। ये शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में एक वर्षा तो इधर से होती है, दूसरी वर्षा एक पवन इधर चलती है और वो आकर यहाँ पास टकराती है, ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र से टकरा जाती है, तो यहाँ वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में मुख्य रूप से यहाँ और यहाँ वर्षा होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु से ही ज़्यादा वर्षा होती है पूरे ये वाले क्षेत्र में, पूरा ये वाला क्षेत्र जो हो गया, ठीक है, इधर जितना भी क्षेत्र है, ठीक है, ये जो आगे जाकर यहाँ वाला नर्मदा, पूरा जितनी नर्मदा जो भ्रंश घाटी है, तापी भ्रंश घाटी के अंदर भी पूरा वर्षा होता है। ये वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, ये सभी पश्चिम बंगाल, ये सब ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होता है, ठीक। तो 2 ऋतुओं में वर्षा हम देखते हैं, तो एक ग्रीष्म ऋतु में और दूसरा शीत ऋतु में वर्षा, ठीक है। आपसे फिर से कह दे रहे हैं कि आप लोग मानसून को प्रभावित करने वाले वीडियो देख ही लीजिएगा, वो मतलब जरूरी है, ठीक है, ठीक। शीत ऋतु में वर्षा 2 कारण से होती है। एक तो हो गया, अभी हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम थोड़ा बहुत बात किए थे, ठीक है, जो पश्चिमी जेट धारा द्वारा शीतोष्ण चक्रवात बहता है, ठीक है, वही पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। जब भारत में आता है, ठीक है, वो पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखे थे, लेकिन यहाँ फिर से देखें, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक। तो एक हो गया पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कुछ नहीं है, एक शीतोष्ण चक्रवात होता है, ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात लिख लीजिए बगल में। अब चक्रवात क्या होता है थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन ये तो एक अलग टॉपिक ही होगा, ठीक है। एक हो गया पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, शीत ऋतु की बात हो रही है, इसको आप लिख लीजिएगा, इतना लिखते जाइएगा। हाँ, दूसरा क्या हो गया, उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी पवनों द्वारा, ठीक है। मानसून का है, मानसून का मतलब पवनें ही तो होती हैं, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी पवनों द्वारा, उत्तर पूर्वी क्या हो गया हम लोग देखेंगे, ये पवनें उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये वाला क्षेत्र उत्तर है, ये पूर्व है, इसके मध्य से जो पवनें चल रही हैं उत्तर पूर्व ये होता है, ठीक है। पश्चिम उत्तर ये होता है, उत्तर पूर्व ये होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम ये होता है, और ये पश्चिम उत्तर, दक्षिण उत्तर, दक्षिण पूर्व ये होता है, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं, उत्तर पूर्वी पवनें, इसका मतलब जो पवनें उत्तर पूर्व से इधर बह रही हैं उनके कारण वर्षा होती है, ठीक है, ठीक। एक पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या होता है, पश्चिम के क्षेत्र से बहते हुए आता है, भारत में प्रवेश करता है और वर्षा करता है, ठीक। तो ये हो गया शीत ऋतु में, ठीक। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा, ठीक, दक्षिण पश्चिम पवनों, ठीक है। आप इसको लिखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून या पवन कुछ भी कहें, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। ये हो गया दक्षिण वाला, ये हो गया पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या हुआ, ये वाला भाग, तो यहाँ से जो हवा प्रवेश करेंगी उनसे वर्षा होती है, ठीक है। वो 2 भागों में डिवाइड होती है, एक बंगाल की खाड़ी में, एक अरब सागर में, तो हम देखेंगे फिर अरब की खाड़ी से जो जाती है यहाँ पास पवन, तो ये भी 3 भागों में डिवाइड होती है। बंगाल की खाड़ी में जो शाखा जाती है वो 2 भागों में, एक तो चली जाती है ऊपर, एक प्रवेश कर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा 2 भागों में, और ये जो अरब शाखा है वो 3 भागों में डिवाइड होकर भारत में वर्षा करती है, ठीक है, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून, इतना लिख लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ गए ना कि कैसे क्या हो रहा है, कि पश्चिमी विक्षोभ यहाँ लगभग वर्षा करेगा जो पश्चिम से आएगा, उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ से आकर यहाँ टकराता है, ठीक है, ऐसे आता है, यहाँ से मतलब नमी लेता है और यहाँ टकरा जाता है, वर्षा करता है। और दक्षिण पवनें यहाँ से प्रवेश करती हैं, ठीक है, दक्षिण जो ये दक्षिण पश्चिम पवनें हैं यहाँ से प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं कि वर्षा जो होती है ग्रीष्म ऋतु में, देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसे होती है, उसको हम थोड़ा धीरे धीरे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाएं देखेंगे, उससे पहले कुछ समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है, ठीक। तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। एक ऋतु होती है शीत ऋतु में 2 तरीके से होगी, एक पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून, और दूसरा क्या होगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है, ठीक।
इतना समझे। तो अब हम इसको भारत की वर्षा रफ कर दें, ग्रीष्म ऋतु उजाड़ दें, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, ठीक, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ठीक है। हम लोग इससे पहले कहे थे ना कि वर्षा देखेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा, ठीक। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, अब ये वर्षा कैसे होती है आप लोग को कई बार बता दिया गया कि जहाँ निम्न क्षेत्र हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पास निम्न दाब होगा वहाँ पास पवनें आती हैं, ठीक है, उधर उसी तरफ आकर्षित होती हैं। निम्न दाब की क्षेत्र की तरफ ही पवनें आकर्षित होती हैं। क्यों? क्योंकि पवनें सदा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। इसके कई कारण हैं, हम लोग देखेंगे कि दाब प्रवणता, मतलब उसके, इसको अभी हम देख नहीं रहे हैं, हम लोग पवनों में देखेंगे। वायु दाब पेटियाँ आएगा ना, तो ये सब देखना ही है, तो यहाँ पास क्यों उसको देखें, वहीं देखेंगे, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, अब इसको देखने से पहले कुछ समझना जरूरी है, ठीक है। उसको हम थोड़ा देखते हैं विश्व के मैप से, ठीक। मान लेते हैं ये क्या है, 0 डिग्री, और ये क्या है, मकर कर्क रेखा 23.5, और जब कर्क रेखा बनाए हैं तो मकर रेखा भी जरूरी है, तो हो गया 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक। अब ये बताइए, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सुनना है केवल। ये क्या है, ये है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये कर्क रेखा, और ये क्या, मकर रेखा। हम लोग जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ती हैं वो सदा 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य ही पड़ती हैं, ना तो इससे ऊपर सीधी किरणें पड़ती हैं, ना तो इससे नीचे, ठीक है। इसका मतलब जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वो केवल और केवल कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य रेखाओं के मध्य ही पड़ती हैं, ठीक है। इसका मतलब जो सूर्य की किरणें हैं कभी सीधी रेखा कर्क रेखा पर पड़ेंगी, कभी मकर रेखा, या तो इनके बीच में पड़ेंगी, इनके ना नीचे पड़ेंगी ना तो ऊपर पड़ेंगी। इसका मतलब सूर्य की किरणें ऊपर हमेशा तिरछी पड़ेंगी, किसके ऊपर, 23.5 डिग्री अक्षांश, मतलब कर्क रेखा के ऊपर सदैव क्या पड़ेंगे, तिरछी पड़ेंगे, सीधी नहीं पड़ेंगे। सीधी पड़ती है केवल कर्क रेखा तक और दक्षिण में मकर रेखा तक, ठीक है, ठीक। कर्क रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती हैं, 21 जून, ठीक है। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर, और जो ये विषुवत रेखा है यहाँ पर कब पड़ती है, तो यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझिए, ठीक। जब इतना समझ लिए तो अब आगे थोड़ा देख लें, ठीक। अब आप ये बताइए, सूर्य की किरणें जहाँ पर सीधी पड़ेंगी वो वाला क्षेत्र पूरा गर्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, आप ये देखिएगा कि जहाँ पास तिरछी पड़ेंगी, इसका मतलब आप मान लीजिए एक किरण यहाँ से चली और ये वाले भाग को गर्म करना है तो यहाँ गर्म की, एक किरणें यहाँ सीधी गई तो ये वाले पूरे भाग को गर्म करना पड़ा, ठीक। इसका मतलब ये वाले जो भाग को गर्म करना पड़ रहा है, कम क्षेत्रफल है, इसलिए ऊष्मा कम ही क्षेत्र पर लग रही है, ठीक है। उसकी ऊष्मा कहाँ खर्च हो रही है, कम क्षेत्र को गर्म करने में खर्च हो रही है। इसका मतलब जहाँ सीधी किरणें पड़ेंगी वहां पास गर्मी ज्यादा होगी, जहाँ तिरछी पड़ेंगी वहां क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, ऊष्मा उतनी है, जिस कारण वो क्षेत्र उतना गर्म नहीं होगा जितने जहाँ लंबवत किरणें पड़ेंगी वहां गर्म होगा, ठीक। हम जानते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी। इसका मतलब ये वाले क्षेत्र इस समय बहुत ज्यादा गर्म होगा या नहीं होगा, होगा। और जब हम 22 दिसंबर को देखते हैं मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ेगी तो ये वाला क्षेत्र बहुत गर्म होगा, ठीक। 21 जून को जब यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो ये पूरा गर्म होगा, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न, क्या सूर्य की किरणें अगर कर्क रेखा पर सीधा पड़ रही हैं तो क्या कर्क रेखा की मतलब रेखा ही गर्म होगी और अगल बगल नहीं गर्म होंगे, अक्षांश गर्म जरूर होंगे, ठीक है। कि अगर सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही, इसका मतलब केवल वही क्षेत्र ही गर्म नहीं होगा, केवल वही अक्षांश गर्म नहीं होगा, उसके आसपास के अक्षांश भी गर्म होते हैं, ठीक है। लगभग 10 डिग्री के आसपास अक्षांश ऊपर और नीचे गर्म होते हैं, ठीक। अगर 23.5 डिग्री पर पड़ रही है तो इसका मतलब 10 डिग्री नीचे 10 डिग्री ऊपर क्या हो रहा है, वो भी क्षेत्र अच्छे से गर्म हो रहा है। केवल किरणें जब पड़ेंगी तो ऊपर और नीचे भी गर्म होता है, केवल अक्षांश पर ही नहीं गर्म होता, उसी अक्षांश पर नहीं गर्म होता, ठीक है। यदि विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे, इनके मध्य भी तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है।
वो क्षेत्र ITCZ कहलाता है। यही समझाना था और कुछ नहीं। ITCZ क्या है इसी को समझाना था, इसलिए इतना जो बताया गया है वो इसीलिए बताया गया। ठीक है, ठीक। अब ITCZ क्या होता है ये देखते हैं। ये सब रफ करें ना, ठीक, इसको आप रफ करिए, सब 21 जोन इसका, ठीक है। अब देखिए ITCZ क्या है, हम इसको रफ कर दें 23.5 डिग्री ऊपर, इसको भी रफ करिए, अभी इसका कोई मतलब नहीं, हम अभी समझा रहे हैं, अभी लिखवा तो रहे नहीं, आपको केवल अभी समझना है। ठीक है, ITCZ क्या है, ITCZ समझ लेंगे तो अभी हम लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम 10 डिग्री ऊपर बना देते हैं कि 10 डिग्री ऊपर हो गया और ये 10 डिग्री नीचे हो गया। ठीक है, ये 10 डिग्री ऊपर, ये 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ये दक्षिणी गोलार्ध ये उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सीधी पड़ती हैं तो केवल यही अक्षांश गर्म नहीं होता, इसके ऊपर नीचे 10 डिग्री तक गर्म होता है। ठीक है, इस पूरे गर्म क्षेत्र को ITCZ कहते हैं। क्या कहते हैं, ITCZ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको कहते हैं इंटर, क्या कहेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन, ठीक है, जोन। ठीक है, JON। ठीक, इसका मतलब हिंदी में अगर अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, कन्वर्ज हो रही, मतलब कन्वर्ज का मतलब ये हो रहा है कि हवा आ रही है यहाँ पास और मिलके ऊपर उठ रही है। ठीक है, ठीक। ITCZ का मतलब समझ रहे हैं कि ये गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है, गर्म क्षेत्र का मतलब निम्न दाब का क्षेत्र होता है। जो क्षेत्र बहुत गर्म होगा वहां क्या होंगी, जब कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म होता है वहां की पवनें गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। ठीक है, जब ऊपर उठेंगी तो वहां दाब कम लगेगा पवनों द्वारा, जिस कारणवश वो वाला क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है, वो क्षेत्र पूरा कहलाता है निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक, निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा अगर निम्न दाब होगा उस समय तो इसी क्षेत्र पर होगा, ना तो इससे ऊपर होगा ना तो नीचे। ठीक है, ये समझ रहे हैं, ये कब की स्थिति बता रहे हैं, ये बता रहे हैं स्थिति जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं विषुवत रेखा पर सीधी 21 मार्च और 23 सितंबर में। ठीक है, इसका मतलब ITCZ एक स्थान पर बने रहने वाला चीज नहीं है, ये क्या है, ये ऊपर नीचे गति भी करता है। क्यों करेगा, क्योंकि जहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी उसके ऊपर नीचे वाला क्षेत्र गर्म हो जाएगा, वही ITCZ होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य की किरणें सीधी यहाँ ना पड़कर कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो ये वाला क्षेत्र उठकर उसके आसपास चला जाएगा। ठीक है, और अगर मकर रेखा पर पड़ेंगी तो ये जो 10 डिग्री का क्षेत्र यहाँ देख रहे हैं गर्म क्षेत्र, तो यहाँ पर क्षेत्र वो गर्म ना होकर सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होगा, मकर रेखा पर होगा। ठीक है, तो ITCZ स्थिर रहने वाली चीज है, नहीं स्थिर नहीं होगी, क्योंकि निम्न दाब जहां भी होगा वही ITCZ कहलाएगा। ठीक है, अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसका मतलब ही हो गया कि वहां पास निम्न दाब होगा, तो निम्न दाब वही होगा जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी उसके ऊपर और नीचे 10 डिग्री के अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। इतना समझ में आया, इतना ही समझना था। ठीक है, अब ये मान लीजिएगा कि ITCZ केवल यहाँ पास विषुवत रेखा पर होता है। ठीक है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, जैसे जैसे किरणें ऊपर पड़ेंगी सीधी वैसे वैसे ये भी ऊपर की ओर खिसकता जाएगा, जैसे जैसे सूर्य की किरणें दक्षिण में पड़ेंगी वैसे वैसे ये दक्षिण की तरफ भी खिसकता जाएगा। ठीक है, तो ITCZ स्थिर होने वाली चीज नहीं है, केवल और केवल निम्न दाब का क्षेत्र होता है। सूर्य की किरणें जहां लंबवत पड़ेंगी वही क्षेत्र ITCZ कहलाएगा। ठीक, ठीक है, तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन समझ में आया। ठीक, बस इसे ही समझना था। अब हम थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा समझाने के था इसीलिए, और कुछ नहीं। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक चित्र बनाते हैं और मतलब यहाँ पास विश्व भूगोल का चित्र बनाते हैं, जो विश्व का मैप यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें परेशान मत होइए, भारत के अंदर बना रहे हैं, मतलब भारत के अंदर। ठीक है, ये मान लेते हैं ये 23.5 डिग्री साइड, ये कर्क रेखा और मकर रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा और ये क्या है, मकर रेखा। ठीक, ठीक। अब क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, हम गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी मार्च से शुरू हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, फिर जून तक, मई तक तो बहुत ज़्यादा होगी, फिर जून 15 जून तक तो गर्मी रहती है, फिर इसके बाद वर्षा की होती है 21-22 जून से। ठीक,
तो मार्च से लगभग धीरे धीरे गर्मी शुरू होती है, तो हम मार्च से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब मार्च से गर्मी उतनी नहीं रहती, ठंडी का थोड़ा सीजन रहता है, थोड़ा मतलब सामान्य मौसम रहता है। ठीक है, क्योंकि उस समय सामान्य मौसम तभी रहता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इसको आप लिखिए, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। अभी तक आप लोग केवल सुन रहे थे, जो भक्ति भाव से आप सुन रहे थे, अब लिखना शुरू करिए। ठीक है, कि अभी तक तो जितना समझाया गया उसे समझना ही था। अब इसको लिखिए, 21 मार्च को सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ITCZ भी विषुवत रेखा के आसपास रहता है। ठीक है, जब सीधी किरणें यहाँ पड़ेंगी तो ITCZ भी विषुवत रेखा के पास पड़ता कि आसपास रहता है। ठीक है, आसपास रहता है। ठीक है, ठीक, ITCZ का अगर आप लिखना चाहें तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण का मतलब ये होता है कि जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र है वहां पास क्या होती है, पवनें उच्च दाब से आती हैं और यहाँ वाले क्षेत्र पर आकर ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, यही क्षेत्र होता है कि ऊपर उठ गई और ऊपर उठ के वर्षा कर देती हैं, यही होता है अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, ठीक, तो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, अभिसरण का मतलब ये होता है कि वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, अभिसरण हो रहा है मतलब मिल रहे हैं। ठीक है, तो पवनें आकर यहाँ पास मिलती हैं और ऊपर उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म क्षेत्र पर आएंगी तो ठंड गर्म होंगी, अब गर्म होगा तो हल्की होंगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है, तो 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो ITCZ भी विषुवत रेखा के आसपास रहता है। ITCZ समझ में आया ना, कि उसी के आसपास वाला क्षेत्र जो निम्न दाब का क्षेत्र है उसे ही ITCZ कहते हैं। ठीक है, जो अभी समझाया गया है उसी को है। ठीक है, ये ITCZ लिखे हैं। क्यों समझाया गया अब आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसको यहाँ लिखेंगे तो उससे पहले समझना जरूरी था ना। तो ITCZ भी विषुवत रेखा के आसपास रहता है, ITCZ रहता है। ठीक है, इतना लिख लिए और इसको लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहे तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इतना लिख लिए। आगे चले ना, ठीक, ठीक है, हाँ लिख लीजिएगा। हाँ, ये आप ऐसा मत करिए कि नहीं समझ में आ गया तो लिखना नहीं, लिखना तो आइए। ठीक है, क्योंकि एक बार समझ में आ जाता है, जब दोबारा पढ़ेंगे तब कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद क्या होता? 21 मार्च को सूर्य की किरणें तो यहाँ पड़ी, अब 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेंगी? 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत, लंबवत का मतलब समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर, सीधा 90 डिग्री पर जब कोण बनाती है। ठीक है, लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। ठीक है, और लगातार ऊपर की ओर खिसकती हैं। ठीक है, खिसकने का मतलब ये हो गया कि ऊपर ही पड़ती जाती है और लगातार ऊपर की ओर खिसकती हैं, खिसकती हैं। तो क्या होगा?
ITCZ जो होगा वो भी तो ऊपर की ओर चलेगा। जब सूर्य की लंबवत किरणें ऊपर पड़ेंगी, जब यहाँ पड़ रहा था विषुवत रेखा पर, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही थी तब ITCZ इसी के आसपास था। लेकिन जब सूर्य की सीधी किरणें उत्तर की ओर चलना शुरू करेंगी, ठीक है, पड़ना शुरू करेंगी, तो ITCZ भी तो उत्तर की ओर चलेगा, क्योंकि ITCZ तो निर्भर है, जहां पास सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी वो क्षेत्र निम्न दाब का होगा, वही कहलाता है ITCZ। ITCZ निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। जो सूर्य की सीधी किरणें जहां पास पड़ती हैं वही वाला क्षेत्र होता है। जब सूर्य की सीधी किरणें ऊपर पड़ेंगी तो ITCZ भी क्या होगा, ऊपर की ओर खिसकेगा, ठीक है, ऊपर की ओर खिसकती है तो ITCZ भी ऊपर, ठीक है, ऊपर की उत्तरायण लिख लीजिए, या ऊपर की ओर खिसकता है, ऊपर की ओर खिसकता है, ठीक है, ऊपर की ओर खिसकता है, ठीक है। उत्तरायण होता है, या आप ITCZ भी उत्तरायण होता है, उत्तरायण का मतलब उत्तर की ओर खिसकना ही होता है, ठीक है, या तो ये लिखिए या उत्तरायण लिख लीजिए, ठीक है। 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें क्या होती है, उत्तरायण होने लगती है, मतलब उत्तर की ओर खिसकने लगती है। उसी प्रकार ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है, ठीक है। ठीक, इतना लिख लें, ठीक है। आगे लिखिए तीसरा पॉइंट, क्या लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, आप देखिए, उत्तर की ओर खिसका तो ITCZ भी ऊपर की ओर खिसका। क्या होता है, मार्च में जब हम देखेंगे, जब अप्रैल के लास्ट और लगभग मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जो ITCZ है वो अपने आप को कहाँ स्थापित कर लेता है, वो अपने आप को भारत के ये वाले क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थापित कर लेता है, ठीक है। ये भारत का दक्षिण वाला क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कर्क रेखा, ये तो मध्य से होकर कर्क रेखा यहीं से गई है ना, आपको मालूम है कि कर्क रेखा ये गई है, ठीक है। हम ये है, ये कर्क रेखा गई है, ठीक, कर्क रेखा ये है, तो भारत ये इसके मध्य से होकर गई है, ठीक है, ठीक। तो आप ये सोचिए कि अप्रैल के लास्ट में और जो मई के फर्स्ट वीक में क्या होने लगता है, ये वाला क्षेत्र पर गर्मी बढ़ने लगती है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है, ठीक है। जब ये क्षेत्र गर्म होगा इसका मतलब ITCZ भारत में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, ठीक है। ITCZ मई के महीने में अप्रैल की लास्ट है, ठीक है, मई के पहले सप्ताह में ITCZ, इसे आप निम्न दाब का क्षेत्र लिख लीजिए, ठीक है, निम्न दाब का क्षेत्र, अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ना, उतना लिखे ही रहिए, ठीक है, लेकिन इसको भी लिख लीजिए, इसका मतलब अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको लिखे रहिए, साथ में निम्न दाब का क्षेत्र लिखे रहिए, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। अप्रैल व मई के पहले सप्ताह में ITCZ दक्षिण भारत के दक्षिण में प्रवेश कर जाता, भारत के दक्षिण में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। क्यों कर जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो निचला वाला अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है ऊपर वाला विस्तार, ठीक है। इसका विस्तार अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी है 68 60 से 97 25, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट और 97 का मतलब 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इस तरह देशांतरी विस्तार है, ये है, तो 8 और डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट है। तो अब ये बताइए, ITCZ जैसे ही उत्तर की ओर खिसका, लगभग ITCZ क्या होता है, ऊपर की ओर भी वो भी खिसकेगा, तो ये वाला क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा तुरंत यहाँ मिल जाएगा 8 डिग्री, 8 डिग्री जैसे ही मिलेगा 8 डिग्री पर ये ITCZ यहाँ प्रवेश कर जाएगा, इसका मतलब ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक। जब ये गर्म हो जाएगा तो अब क्या होगा, जैसे ही ये गर्म होगा तो आसपास की जो पवनें होंगी वो यहाँ पास आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब यहाँ पवन आएंगी और वो क्या होंगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगे और वर्षा कर देंगी, तो थोड़ा बहुत वर्षा जब मई महीने में ही थोड़ा बहुत दिखने लगती, वो मानसून नहीं आया है, लेकिन ITCZ के प्रवेश करने के कारण
इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। ये दोनों क्षेत्र से पवन धीरे धीरे इधर आकर्षित होती है, थोड़ा बहुत वर्षा करते हैं, जिसे हम मानसूनी फुहार कहते हैं। ठीक है, मानसून से पहले आने वाला, जो मानसून से पहले थोड़ा वर्षा होती है तो उसे ही मानसून फुहार कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से इसको जानते भी हैं। ठीक है। तो अप्रैल व मई के पहले सप्ताह में ITCZ या निम्न दाब का क्षेत्र जो है भारत के दक्षिण में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अभी ये सूर्य की सीधी किरणें यहाँ नहीं पड़ रही हैं, सूर्य की सीधी किरणें तो बाद में पड़ेंगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं 21 जून, ये तो मई चल रहा है। ठीक है, 21 जून को यहाँ पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें, तो जून में यहाँ पड़ना शुरू होती है, फिर यहाँ 21 जून तक पहुंचती है। लेकिन ITCZ तो ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र है, गर्म वाला, तो गर्म तो होगा ही। ठीक, आगे लिखें। ठीक है, तो इतना लिख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो मानसून से पहले की वर्षा के यहाँ वाला क्षेत्र हो जाता है। क्यों हो जाता है? आप जानते हैं कि जो स्थल है वो क्या होता है, इस वाले क्षेत्र जो सागर वाला क्षेत्र है, ये जल वाले क्षेत्र से जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंड होता है, जबकि सागर वाला क्षेत्र क्या होता है, लेट में गर्म होता है और लेट में मतलब ठंडा भी होता है। ठीक है, देर से ठंडा तथा देर से गर्म। जल हमेशा क्या होगा, देर से ठंडा तथा देर से गर्म। जो भूमि होगी वो जल्दी ठंडी होगी और जल्दी मतलब जल्दी ठंड भी हो जाएगी, जल्दी गर्म भी हो जाएगी। कारण क्या है, जो ये वाले क्षेत्र में है, जब यहाँ सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, क्यों ऐसा होता है हम ये देखते हैं कि सूर्य की किरणें जब धरातल पर पड़ी सीधी, जब सीधी पड़ गई तब क्या होगा, उसको ये क्षेत्र को गर्म करने में कम समय लगा। उतनी ही ऊर्जा में, जितनी ऊर्जा यहाँ मिल रही है उतनी ही ऊर्जा में उस क्षेत्र को, इतना मान लेते हैं ये वाले, जितनी यहाँ ऊर्जा मिल रही होगी इस क्षेत्र में, जितनी भी ऊर्जा मिलेगी उसमें उतनी ऊर्जा में ये गर्म हो गया। ठीक है, लेकिन उतनी ऊर्जा अगर इस क्षेत्र में उतनी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि सूर्य की किरणें हर जगह ऊर्जा तो समान देंगी। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में ऊर्जा ज्यादा दे दी अपनी किरणों द्वारा, इस क्षेत्र में ऊर्जा कम दी, ऊर्जा तो उसकी समान है। इतना ही क्षेत्र को सागर में भी गर्म करना है, इतना ही क्षेत्र को यहाँ भी गर्म करना है। ठीक है, लेकिन सागर में क्या होता है, किरणें कहाँ, नीचे तक चली जाती हैं। सागर में जल है, जल के निचले सतह तक जाती है, मतलब लगभग 400-500 मीटर के नीचे तक गहराई तक सूर्य की किरणें जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उसको नीचे तक गर्म करना। उसका क्षेत्रफल ऊपर तो कम दिख रहा है लेकिन नीचे बहुत है, उसका जो गहराई है नीचे है, तो जब सूर्य की किरणें प्रवेश करेंगी तो नीचे चलती जाएंगी और उसके जो ऊर्जा होगी वो बहुत बड़े क्षेत्रफल विभाजित हो जाती है, जिस कारण बस ये लेट में गर्म होता है और ये जल्दी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार इससे ऊष्मा बाद में निकलती है, धीरे धीरे निकलती है, नीचे से ऊष्मा जब निकलना शुरू होगी तो धीरे धीरे निकलेगी, जबकि इससे ऊष्मा जल्दी निकल जाती है। इस कारण ये जल्दी स्थल जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, जबकि जो सागर है या जल है वो देर से गर्म होते हैं तथा देर से ठंडे होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, ये तो केवल समझना था। ठीक है, ठीक, अब आगे हम चलते हैं। चौथा पॉइंट, अब हम ये देखते हैं कि जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कब पड़ती हैं, 21 जून, उससे ही पहले क्या हो जाती है, अपने आप को यहाँ पास स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो 1 जून सब मार्कर बंद हो गए, 1 जून तक ITCZ अपने आप को कहाँ पास कर लेता है, 1 जून तक ITCZ अपने आप को यहाँ स्थापित कर लेता है। कहाँ, पश्चिमोत्तर भारत में, उत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। ठीक है, मतलब स्थित हो जाता है। अभी सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ी नहीं है। ठीक है, 1 जून की बात चल रही, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, कहाँ पास, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, उससे ही पहले ITCZ ये वाला क्षेत्र पर स्थित हो जाता है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है पश्चिमोत्तर वाला, ये लो प्रेशर का हो जाता है, लो प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, निम्न दाब बहुत ज्यादा, ITCZ अपने आप को इस क्षेत्र में स्थापित कर लेता है। ठीक है, ठीक,
ये इस क्षेत्र में जब लो प्रेशर हो जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ पास निम्न दाब हो गया है। अब जहां भी उच्च दाब होगा, हवा सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी। ये क्षेत्र हो गया निम्न दाब का, तो इधर वाले क्षेत्र जो भी हैं वो क्या होंगे, वो होंगे उच्च दाब। तो पवन सदैव किधर चलेंगे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो पवनें किधर बहेंगी, अब इस क्षेत्र में बहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये वाली इधर भी जो भी प्रवेश करेगी वो इस क्षेत्र में प्रवेश करेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ठीक है। 1 जून को ITCZ अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, जिसके कारण यहाँ लिखिए, जिससे यह क्षेत्र अत्यंत क्या हो जाता, यह क्षेत्र अत्यंत निम्न दाब का हो जाता है, निम्न दाब का हो जाता, निम्न दाब का हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। और इसको भरने के लिए क्या होती है, उच्च दाब से पवनें चलते लगती है। इसको आगे लिखिए, इसी के आगे। ठीक है, जिससे यह क्षेत्र अत्यंत निम्न दाब को हो जाता है तथा इसको भरने के लिए उच्च दाब से पवनें इधर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। आप लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा, उच्च दाब से पवनें इधर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हम लोग क्योंकि देखें सदैव पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही बहती हैं। ठीक है, जहां निम्न दाब होगा उच्च दाब से पवनें बहेंगी। उच्च दाब कहाँ होगा, जहां ठंडी होगी। ठीक है, जहां ठंड होगा, क्योंकि वहां पवनें ऐसे बैठती हैं, ठंड में पवनें बैठती हैं और निम्न दाब उच्च दाब हो जाएगा, जिसके कारण वो निम्न दाब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है, ठीक। अब ये बताइए 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी, पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी, पड़ेंगी। ठीक, जब सूर्य की किरणें यहाँ 21 जून को पड़ेंगी, यह है कर्क रेखा, यहाँ पड़ेंगी तो ये निम्न दाब का हो जाएगा। तो पवनें किधर से, ये जो दक्षिणी गोलार्ध से पवनें चलना शुरू कर देती है। अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे व्यापारिक पवनें, अभी नहीं देखेंगे, कल देखेंगे व्यापारिक पवनों के बारे में। ठीक है, ये पवनें ऐसे ऐसे क्या होती हैं, चलती हैं और फिर ऐसे हो जाती है, उनकी दिशा ऐसे हो जाती है। अब ऐसे क्यों हो जाती है, कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, हम लोग कोरियोलिस बल अभी देखे नहीं है, यह हम लोग एक नियम है, हैडली का नियम कह सकते हैं या फेरल के नियम। हैडली ने भी बताया था, फेरल ने भी बताया था, और कोरियोलिस बल इसमें मुख्य रूप से कार्य करता है। ठीक है, कि इनकी दिशा पहले दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ठीक है, हो जाता है। पवनें इसी तरह मुड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा पवनें अपनी बहने की दिशा में बाईं ओर मुड़ेंगे, और जैसे उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेंगे वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ गई। ठीक है, जिस कारण से भारत की तरफ बहती हैं और भारत में आकर वर्षा करती हैं। ठीक है, ठीक। तो इतना लिख लिए, निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। अब इसके आगे भी उच्च दाब से इधर पवनें बहती हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और लिखते हैं, इसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम भी कम है, तो समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब आप जो भी लिखिए 5वां पॉइंट। ठीक है, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ जाती हैं, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और यह क्षेत्र पूरी तरीके से निम्न दाब का हो जाता है, और यह क्षेत्र अत्यंत निम्न दाब का हो जाता है। ठीक है, निम्न दाब का। अब क्यों निम्न दाब का होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी। जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी तो पवनें क्या होंगी, यहाँ की जो पवनें होंगी वो सदैव गर्म होंगी, और गर्म होंगी हल्की होंगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी। जब हल्की होकर ऊपर उठेंगी तो पवनों द्वारा जब दाब नहीं लगाया जाएगा तो ऊपर उठेंगी तो दाब कम होगा, इसलिए ये हो जाएगा निम्न दाब। जैसे ही ये निम्न दाब होगा तब क्या होगी, तब यहाँ से पवनें बहुत तीव्र गति से इधर बहना शुरू, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म हो गया।
जब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो पौने इनको भरने के लिए बहना शुरू होंगे और दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पौने बहुत तेजी गति से किधर आती हैं, भारत की तरफ प्रवेश करते हैं, मतलब भारत की ओर गति करती हैं और आकर भारत में प्रवेश करके वर्षा करती हैं। क्यों वर्षा करती हैं इसके बारे में हम कल देखेंगे, लेकिन वर्षा करती हैं इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो लो प्रेशर का क्षेत्र हो गया, ITCZ अपने आप को यहाँ स्थापित कर चुका है, ठीक है। 1 जून को ही ITCZ अपने आप को यहाँ स्थापित कर लेता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक, ठीक, इतना ही समझना था, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे जो अब ITCZ अपने आप को यहाँ स्थापित कर चुका है। अब ITCZ जब अपने आप को यहाँ स्थापित कर लिया है 1 जून को, तब क्या होंगी, पौने दक्षिण की ओर चलना शुरू होंगी। ये है पूरा विश्व। तो यहाँ से अब सूर्य जब यहाँ पास ITCZ भारत में स्थापित हो चुका है, निम्न दाब हो गया है, तो यहाँ से जो उच्च दाब वाला क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब हो जाएगा, ठीक है। जब दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब होगा तो यहाँ से पौने चलेंगी और भारत की तरफ प्रवेश करेंगी जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र है, और यहाँ प्रवेश करेंगी। तो अब हम देखेंगे यहाँ से पौने आएंगी और इस क्षेत्र में टकराएंगी तो वर्षा हो गई, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, हर जगह टकराने से ही वर्षा होती है, ठीक है। जहाँ पौने नहीं टकराएंगी वहाँ निकल जाएंगी, जैसे राजस्थान में नहीं टकराते तो यहाँ वर्षा होती नहीं, जहाँ निम्न दाब सबसे ज़्यादा है वहीं वर्षा नहीं होती है, ठीक है। हम इसको कल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इतना समझ में आया, जितना समझाएगा इतना समझ में आया। ITCZ बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, मतलब ITCZ का मतलब निम्न दाब का क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए शुरू में वही बता दिया गया है। आप इसको 1 या 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम लोग जब कल देखेंगे तो इसी से आगे चलेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग ये वीडियो देख ही लीजिएगा, कल जब शुरू होगा तो ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि कल तो ये सब बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम कल मिलें, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे, इसी के आगे चलेंगे, मतलब यहीं से छोड़े इसी के आगे हम चलेंगे कि अब ITCZ यहाँ स्थापित हो गए, अब पवनें नीचे से चलेंगी। जब पवन नीचे से चलेंगी तो 2 भागों में विभाजित होगी, एक अरब सागर शाखा, दूसरी इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो इसी दोनों भाग को हम देख लेंगे, ठीक है, ठीक। कैसा लगा बताएंगे आप लोग, मतलब अच्छा भी लगे तो भी बताइएगा, मतलब नहीं भी लगे तो भी बताइएगा, मतलब लेकिन बता जरूर दीजिएगा, ठीक है। कमियां भी तो होनी चाहिए, मतलब कमियां अगर होंगी तो बता देंगे, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब कल मिले, ठीक, ओके।